हेलो नमस्कार। आज एक नए वीडियो के साथ हम आए हैं। आज हमारा डिस्कशन होगा क्लास 10th एनसीईआरटी। एक बहुत ही मज़ेदार बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि आपके टर्म 2 में आपसे रूबरू होने वाला है और उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका शॉर्टकट बड़ा ही फेमस नाम है एपी। एपी से हम उसको जानते हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्लास 10th से एपी शुरू होती है और फिर वो क्लास 11 तक एकेडमिक में चली जाती है। तो हम सिर्फ आज डिस्कशन सिर्फ उतना करेंगे जितना क्लास 10th में रिक्वायरमेंट है, जितने कंटेंट की क्लास 10th में ज़रूरत है, सिर्फ हम उसी के अबाउट, उसी के अराउंड आपसे डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। और क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड जितना सिलेबस है जो आपकी एनसीईआरटी में है, सिर्फ उसी का डिस्कशन होगा। तो चलिए आइए चलते हैं और कुछ थोड़ी देर की जो चर्चा है वो एपी पर हो जाए। और इस चर्चा को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर इसको आपने ध्यान से सुन लिया और ये आपको समझ में आ गया तो आपकी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं, आपको एपी की किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये जो अगले कुछ मिनटों तक हम आपके साथ रूबरू होने वाले हैं, कुछ बातों को लेकर के जो कि एपी से रिलेटेड हैं, इन पे आपका ध्यान मैं पूरी तरह से चाहूंगा। चलिए, चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट हम लोग क्या लिखते हैं, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक तरीके का सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस मतलब नंबरों का एक अरेंजमेंट, नंबरों का एक ऐसा अरेंजमेंट, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में जो डिफरेंस हो वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। एक नंबर से दूसरे नंबर का डिफरेंस, दूसरे नंबर से तीसरे नंबर का डिफरेंस, तीसरे नंबर से चौथे नंबर का डिफरेंस, चौथे नंबर से पांचवें नंबर का डिफरेंस, ऐसे हम चले जाते हैं। पांचवें नंबर, छठे नंबर, सातवें नंबर, ऐसे करके जितने भी नंबर ऑफ टर्म हैं, हर एक नंबर्स के बीच में, हर एक टर्म के बीच में, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस, सेकंड से थर्ड के बीच का डिफरेंस, थर्ड से फोर्थ के बीच का डिफरेंस, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस अगर सेम आता है तो ऐसा सीक्वेंस, ऐसा नंबरों का अरेंजमेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर बोला जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके का अरेंजमेंट, किस तरीके का सीक्वेंस होता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है। किस तरीके का, देखिए एग्जांपल देखिए। सपोज हमने लिख दिया 3, 3 के बाद हमने लिख दिया 6, 6 के बाद हमने लिख दिया 9, 9 के बाद हमने लिख दिया 12, 12 के बाद हमने लिख दिया 15, 15 के बाद हमने लिख दिया 18, 18 के बाद हमने लिख दिया 21, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम इस कहानी को बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन इसमें एक खास बात है, उसी खास बात की वजह से इसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पड़ता है। वो खास बात क्या है, आप देखो कि 3 से 6 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। 6 से 9 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। 9 से 12 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। 12 से 15 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। 15 से 18 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। 18 से 21 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। क्या खास बात है, खास बात यह है कि जितने भी टर्म इस सीक्वेंस में आपको दिखाई दे रहे हैं, इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं, हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो मेंटेन्ड है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस जो है फिर अगले दो टर्म के बीच का डिफरेंस कुछ और है, फिर अगले दो टर्म के बीच का डिफरेंस कुछ और है। ऐसा तो यहां नहीं है।
तो अगर ऐसा होता तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये सीक्वेंस नहीं होता, ये सारे टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन को वेरीफाई नहीं कर रहे होते। खास बात ही इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लाके खड़ा करती है। ये डेफिनेशन ही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कि सीक्वेंस में अगर हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो तो वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में होती है। चलिए, ये तो थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने की बातें, ये तो थी उसकी डेफिनेशन की बातें कि किस तरीके हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सबसे पहला टर्म होता है, सबसे पहला टर्म उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहला सिंपल सी बात है, कहीं भी फर्स्ट टर्म ही बोला जाता है। कहीं भी आप लाइन में खड़े हैं तो यू विल बी द फर्स्ट मेंबर। अगर आपको कि कोई चीज बंट रही है और आपको सबसे पहले मिली तो यू विल बी द फर्स्ट। क्लास में अगर आप फर्स्ट आए हैं तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं तो यू आर फर्स्ट इन द क्लास। तो उसी तरीके से इस सीरीज में कोई भी सीरीज हो, सबसे पहली पोजीशन जो रखता है वो फर्स्ट टर्म बोला जाता है। लेकिन यहां पर एपी को जो फर्स्ट टर्म है उसको हम डिनोट किससे करते हैं? उसको डिनोट करते हैं ए से। ए से हम डिनोट करते हैं किसको? फर्स्ट टर्म को। ये तो खैर बहुत आसान सी बात हो गई कि हमने किसी भी सीरीज के फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट कर दिया। इसमें जो मेन बात है वो ये है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, जिसको हमने बोला कि हर जगह वो सेम होता है, वो जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी टर्म is known as कॉमन डिफरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को डिनोटेड बाई किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई स्मॉल डी। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म होते हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है, डिस्कशन हो गया। कोई भी सीक्वेंस अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसमें जो सबसे पहली पोजीशन में आता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं और फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। एंड डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी टर्म, हर एक टर्म के बीच का जो डिफरेंस मेंटेन्ड है वो कुछ भी हो सकता है, जो भी है वो हर जगह सेम है, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और उस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। ये दो बातें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं दोनों से आगे की सारी कहानी कनेक्ट होने वाली है। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने टर्म होते हैं, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने टर्म होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कंटेनिंग एनी एपी, कोई भी एपी जितने भी नंबर ऑफ टर्म को कंटेन कर रही होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई स्मॉल एन। तो हमने कुल मिला के 3 चीजों के बारे में यहां पर आपसे डिस्कशन किया। 3 चीजें क्या? हमने 4 चीजों के बारे में डिस्कशन किया। एक, सबसे पहले डेफिनीशन ऑफ एपी। फिर दूसरी कौन सी चीज के बारे में आपसे मैंने डिस्कशन किया कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी किससे डिनोट करते हैं? ए से। फिर हमने किसके बारे में डिस्कशन किया? कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। फिर हमने किसके बारे में डिस्कशन किया? नंबर ऑफ टर्म किससे डिनोट करते हैं? एन से। हमने इन 4 चीजों के बारे में आपसे डिस्कशन किया, जिसमें इनके बारे में आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये कौन है,
कहाँ से आए हैं, इनका क्या काम है, इनको ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, सबके बारे में हमने डिस्कस किया। तो इनको आप दिमाग में रखिएगा, अच्छे से समझ के रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली चीज़ें सब इसी से जुड़ने वाली हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इनका इस्तेमाल थोड़ा सा करते हैं। तो अब मैं ए, डी और एन से कनेक्ट होने जा रहा हूं और इनसे आगे का रास्ता तय करने जा रहा हूं कि एपी में और क्या क्या चीजें इनकी हेल्प से हम आगे लेकर आ सकते हैं। जैसे हमने बोला कि फर्स्ट टर्म अगर किसी एपी का ए है और डिफरेंस हमने बताया कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो एक टर्म से दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस होता है। तो इस बात से आप क्लियर होने की कोशिश करिए। सपोज एक एपी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं फिर लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल इधर लेता हूं, फिर आप इधर ध्यान दीजिएगा कि सपोज 2 के बाद आपका 4 मैंने ले लिया, 4 के बाद हमने 6 ले लिया, 6 के बाद हमने 8 ले लिया, 8 के बाद हमने 10 ले लिया, 10 के बाद 12 ले लिया। देखिए अब आपको ज्यादा कुछ डिस्कशन करने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। 2 से 4 में 2 का डिफरेंस है, 4 से 6 में 2 का डिफरेंस है, ऐसे 12 तक सारे के सारे टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है, मतलब 2 इज द कॉमन डिफरेंस। एंड 2 जो है उसकी पोजीशन सबसे नंबर 1 है, नंबर 1 प्लेस पे आ रहा है ये, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म हुआ। तो अगर हम देखें तो ए हमारा 2 हो गया और कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। तो मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर फर्स्ट टर्म 2 है तो आपने देखिए 2 में जब आप ये कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो 4 मिलेगा। जब आप इस 4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, 4 में जब आप कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस 2 में जब कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो 2 है, फिर 4 में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो 6 आएगा, फिर 6 में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो 8 आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक टर्म में, जो एक सीक्वेंस में, हर एक टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। अब कोई भी टर्म, कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है तो उसमें अगर किसी भी टर्म के साथ आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस का मान लीजिए फर्स्ट टर्म ए है, ये हमारा कौन सा टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो सेकंड टर्म हमें कैसे मिलेगा? अभी हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर फर्स्ट टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा। फिर अगर आप थर्ड टर्म की तरफ जाते हो तो इसका मतलब क्या करना है, आपको सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना है तो थर्ड मिलेगा। सेकंड टर्म आपका क्या है, a प्लस डी है, इसमें अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो a प्लस 2d आ जाएगा, तो a प्लस 2d इज द थर्ड टर्म। अब अगर आपको फोर्थ टर्म चाहिए तो इसका मतलब आपको थर्ड टर्म जो कि a प्लस 2d है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो आपको फोर्थ टर्म मिलेगा। फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d। अगर आपको फिफ्थ टर्म चाहिए तो फिफ्थ टर्म पाने के लिए आपको फोर्थ में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म क्या है, a प्लस 3d, इसमें फिर से d ऐड कर दोगे तो a प्लस 4d, ये क्या मिल जाएगा, ये आपका फिफ्थ टर्म हो गया। अगर आपको सिक्स टर्म चाहिए तो सिक्स टर्म के लिए आपको फिफ्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। फिफ्थ टर्म क्या है, a प्लस 4d, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो a प्लस 5d आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सपोज आपको सेवेंथ टर्म चाहिए तो सेवेंथ टर्म के लिए आपको सिक्स टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिलेगा सेवेंथ टर्म। तो सिक्स टर्म क्या है, a प्लस 5d में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सेवेंथ टर्म। अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यहां पे जो ध्यान से सुन लेगा उसकी एपी जिंदाबाद, यहां पर जो ध्यान से सुन लेगा उसकी एपी जिंदाबाद। ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड टर्म में a प्लस डी है तो बहुत अच्छे से देखिएगा, a प्लस डी को हम a प्लस 1d लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। 1d वैसे लिखा नहीं जाता, लिखने वाली चीज नहीं है, d अपने आप में सिंगल है, लेकिन समझने वाली चीज जरूर है। a प्लस डी को हम a प्लस 1d लिख सकते हैं।
इसके बाद ऊपर आइए फर्स्ट टर्म में, इसमें डी है ही नहीं तो हम इसको a प्लस 0d लिख सकते हैं आराम से, a प्लस 0d। 0d मतलब d जो है वो एब्सेंट है ही नहीं उसमें, तो फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करें तो a प्लस 0d लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म को a प्लस 1d, थर्ड को a प्लस 2d, फोर्थ को a प्लस 3d, फिफ्थ को a प्लस 4d, सिक्स को a प्लस 5d, सेवेंथ को a प्लस 6d। अब मेरी बात समझने की कोशिश करिए, एक्चुअली इतनी कहानी लिखने का क्या मकसद था, क्यों लिखा मैंने। अब देखिए, फर्स्ट में d का कॉफिशिएंट 0 आ रहा है, सेकेंड टर्म में d का कॉफिशिएंट 1 आ रहा है, थर्ड में d का कॉफिशिएंट 2 आ रहा है, फोर्थ में d का कॉफिशिएंट 3 आ रहा है, फिफ्थ में d का कॉफिशिएंट 4 आ रहा है, सिक्स में d का कॉफिशिएंट 5 आ रहा है, सेवेंथ में d का कॉफिशिएंट 6 आ रहा है। मतलब जिस भी नंबर का टर्म आप एपी में निकाल रहे हो, d का कॉफिशिएंट उससे एक कम रहेगा, d का कॉफिशिएंट उससे एक कम रहेगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि देख, सेवेंथ टर्म में d का कॉफिशिएंट 6, सिक्स्थ टर्म में d का कॉफिशिएंट 5, फिफ्थ टर्म में d का कॉफिशिएंट 4, फोर्थ टर्म में d का कॉफिशिएंट 3, थर्ड टर्म में d का कॉफिशिएंट 2, सेकंड टर्म में d का कॉफिशिएंट 1 और फर्स्ट टर्म में 1 से कम होना चाहिए तो d का कॉफिशिएंट 0। अब अगर हम जैसे हमने फर्स्ट निकाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, वैसे ही हम आगे बढ़ जाएं अगर, तो हम nth टर्म भी निकाल सकते हैं। nth टर्म, nth बहुत ध्यान से देखिएगा, अब यहीं से आपको फार्मूला जनरेट होके मिलेगा। फर्स्ट में 0 है, सेकंड में d का कॉफिशिएंट 1 है, थर्ड में d का कॉफिशिएंट 2 है, फोर्थ में d का कॉफिशिएंट 3 है, ऐसे सिक्स में d का 5 है और सेवेंथ में d का कॉफिशिएंट 6 है। ऐसे एट्थ टर्म होगा तो d का कॉफिशिएंट 7 हो जाएगा, ऐसे ही 10th टर्म होगा तो d का कॉफिशिएंट 9 हो जाएगा। मतलब ऐसे ही 12th टर्म होगा तो d का कॉफिशिएंट 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। सपोज यहां पर देखिए मैं क्या लिखना चाहता हूं, इसी तरीके से अगर आप 12th टर्म निकालते हो तो a प्लस d का कॉफिशिएंट 12 से कम हो जाएगा यानी 11 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 13th टर्म निकालते हो, 13th टर्म, तो इसका मतलब a प्लस तो रहेगा, d का कॉफिशिएंट 13 से एक कम हो जाएगा। इसी तरह अगर 14th टर्म निकालते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि a तो रहेगा, a इज द फिक्स, दैट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, और d का कॉफिशिएंट 14 से एक कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो a तो रहेगा, a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी और ये फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता किसी भी सीक्वेंस का। जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हमेशा वही रहेगा। प्लस हमने क्या बोला कि d का कॉफिशिएंट जिस नंबर का टर्म निकाल रहे हो, 14 का निकाल रहे हो तो 14 माइनस 1, 13 का निकाल रहे हो तो 13 माइनस 1, nth निकाल रहे हो तो n माइनस 1, तो a प्लस n माइनस 1 अपॉन d इज द nth टर्म, इज द nth टर्म। और nth टर्म इज डिनोटेड बाई क्या, an। कोई an से रिप्रेजेंट करता है और किसी किताब में, किसी बुक में tn से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। चाहे आप an से, और an को कभी ऐसे नहीं लिखना है कि ऐसे लिख दीजिए, ये जो वे ऑफ राइटिंग ऑफ an है, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग an। इसको आपको ऐसे लिखना है, a और n ऐसे जैसे सफिक्स में कोई चीज लिखी जाती है वैसे आपको लिखना है। तो an और tn बोथ आर द सिंबल फॉर द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कैसे लिखोगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इन सब चीजों के सहारे हम इस फार्मूले तक निकले पहुंचे हैं। अब इसी फार्मूले से ही ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। तो चाहे आप उधर से चलिए, चाहे आप इधर से चलिए, मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता सकता था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था कि ये फार्मूला
अगर एपी का है, एपी के nth टर्म का है, तो एपी की जो कंडीशंस हैं, जो डेफिनेशंस हैं, उसको किस तरीके से ये रिलेट करता है, ये किस तरीके से फार्मूला बनाया गया होगा। तो an क्या है, an के बारे में अगर हम बात करें, तो an के बारे में अगर बात करें तो बस एक सेकंड आप मुझे दीजिए। an के बारे में अगर बात करें तो an क्या है, an है आपका nth टर्म, nth टर्म, ये हो गया nth टर्म ऑफ एपी। ए क्या है, ए क्या है, ए है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी। और डी क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस, डी है कॉमन डिफरेंस, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अब बात समझिएगा, बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं इसमें कि an और n में कंफ्यूज हो जाते हैं। an और n, an का मतलब होता है, an सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म है, इसमें एक से ज्यादा टर्म नहीं होते, सिर्फ पर्टिकुलर टर्म है। पर्टिकुलर क्या, पर्टिकुलर का मतलब हुआ ये कि सिर्फ एक टर्म को डिस्कस कर रहा होता है ये सिंबल, कभी भी एक से ज्यादा को नहीं। जैसे a n की जगह 1 रखिए तब भी एक टर्म है, क्योंकि ये क्या है, ये फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म है। अगर n के प्लेस पे 2 आया तब भी ये एक ही टर्म को डिस्कस करेगा, लेकिन बस इसको क्या बोलेंगे, ये दो टर्म नहीं है, ये दूसरा टर्म है, दो नहीं दूसरा, दो और दूसरा, 3 और तीसरा, 4 और चौथा, 5 और पांचवा, 6th और 6th, 7 और 7th, सब में बहुत डिफरेंस है। 7 टर्म मतलब 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 7th का मतलब ओनली 7th, कि पहला छोड़िए, दूसरा छोड़िए, तीसरा छोड़िए, चौथा छोड़िए, पांचवा छोड़िए, छठा छोड़िए, 7वें को पिक करिए, दैट इज द 7th टर्म। तो A2 इज द सेकंड टर्म, ये देखने में एक होगा और A2 को क्या बोलोगे, ये सेकंड टर्म। इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से क्लियर करके रखिएगा। A3 क्या होगा, A3 भी एक ही टर्म होगा, और इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे थर्ड टर्म, इसको बोलोगे थर्ड टर्म। तो ये जो हैं ये पर्टिकुलर टर्म हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आप बहुत अच्छे से अवेयर हो जाइए, और आने वाले टाइम में जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो ये जो डिस्कशन हुआ है ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो अभी तक जो डिस्कशन हुआ वो a+n-1 इंटू डी इक्वल टू an, जो कि फार्मूला था फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसका डिस्कशन जो चीजें हो चुकी हैं उसके बिना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखने वाली चीज है, क्योंकि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बहुत सारे टर्म जो एपी में हैं, बहुत सारे टर्म जो एपी में हैं, मतलब बहुत सारे टर्म जिनके बीच का डिफरेंस सेम है। अगर मैं कहूं कि ये 5 टर्म एपी में हैं, तो आपको तुरंत ये भी बात सोच लेनी चाहिए कि अच्छा ये 5 टर्म वो हैं जिनके हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। अगर मैं कहूं कि ये 10 टर्म हैं जो एपी में हैं, तो आपको तुरंत इस बात को सोच लेना चाहिए, तुरंत अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी चाहिए कि अच्छा ये वो 10 टर्म हैं जिनके हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है। तो ऐसे कई सारे टर्म, ऐसे कई सारे टर्म से बनने वाला सीक्वेंस अगर एपी में है तो उसके सारे टर्म का हम सम कैसे निकालेंगे, उस सम को निकालने का फार्मूला क्या होता है, वो कहां से आता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैं एक बार एक हेडिंग दे देता हूं यहां पर, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी में जो टर्म्स हैं उन टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म निकालने के लिए उसमें डी ऐड कर देते हैं, a प्लस डी हो जाता है, और a प्लस डी सेकेंड टर्म हो गया। अगर उसमें d ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। तो मान लीजिए a इज द फर्स्ट टर्म,
ए में डी ऐड किया तो ए प्लस डी इज द सेकेंड टर्म, ए प्लस डी में फिर डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 2d इज द थर्ड टर्म। इसी तरीके से हम अगर सीधे चले जाएं तो हम nth टर्म पे बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इनका सबका हमें सम निकालना है तो सबके बीच में आप एडिशन का एक सिंबल डाल दीजिए, यहां भी। अब इसमें देखिए आप इसके a प्लस 2d जो कि थर्ड टर्म है और ये a प्लस n-1 इंटू डी जो कि nth टर्म है, इसके बीच में भी बहुत सारे टर्म हैं। अगर आप देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, ये n-1 है, ये n-2 होगा, n-3 होगा, n-4 होगा। ऐसे a प्लस 2d के बाद क्या हो सकता है, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, ऐसे करके nth टर्म तक हम पहुंच गए। तो इन सब का जो एडिशन है, जो सम है, ये सपोज इस सम को हम s का नाम दे देते हैं, s से कंसीडर कर लेते हैं इस सम को, मतलब इन सारे टर्म का सम ये है। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा लिखेंगे, एक बार इसी सीरीज को दोबारा लिखेंगे लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। जो सबसे लास्ट है वो सबसे पहले आएगा। ठीक, सबसे लास्ट कौन था, a प्लस n-1 इंटू डी, यही था सबसे लास्ट, तो ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद फिर क्या है, इसके पहले कौन रहा होगा, जो सेकंड लास्ट रहा होगा वही तो दूसरे नंबर पे आएगा, सिंपल सी बात है। तो सेकंड लास्ट का मतलब हुआ n-1 कॉफिशिएंट अगर d का यहां है तो सेकंड लास्ट में n-2 होगा कॉफिशिएंट, इसके पहले n-3 होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस n-2 इंटू डी, ऐसे बन जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-2 इंटू डी, इस तरीके से बन जाएगा। और लास्ट में जो सबसे पहले है वो सबसे लास्ट में जाएगा, और इसके पहले क्या हो सकता है, जो दूसरे नंबर पे था वो अब सेकंड लास्ट बनेगा a प्लस डी। अब देखिए हमें इनको ऐड करना है, तो अगर हमने कोई वैल्यू तो बदली नहीं, हमने कोई टर्म नहीं बदला, हमने खाली उनकी पोजीशन बदली है बाय रीराइटिंग इन रिवर्स ऑर्डर। हमने इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है वापस फिर से, लेकिन किसी की पोजीशन नहीं बदली, उन्हीं टर्म को हम डिक्टो ऐड कर रहे हैं, तो इसका सम भी s ही होगा। अब इनको हम ऐड करते हैं। अगर हम इनको ऐड करेंगे, देखिए बहुत आराम से देखिएगा, जो हमारे सामने है हम उनको ऐड कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट टर्म इसका a है और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए ऐड करते हैं, a फर्स्ट टर्म इसका है और इसका फर्स्ट टर्म ये इतना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, यहां पर प्लस होता है, सॉरी, a प्लस n-1 इंटू डी, तो a और a मिलके क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए अब ये फिर प्लस, अब ये आपका इसका सेकंड टर्म हुआ a प्लस डी, यहां पर a प्लस डी लिख दीजिए। ठीक है, और इसका सेकंड टर्म कौन सा है, ये है। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं a प्लस n-2 इंटू डी, सिंपल। अब इसको ऐड करके हमें क्या मिलेगा, साफ साफ a और a क्या हो जाएगा, 2a। ठीक है, और d और n-2 इंटू डी, d और n-2 इंटू डी को हम ऐड करेंगे, d प्लस n-2 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, 2a, और इसमें देखिए d कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से d कॉमन गया तो 1 बचा प्लस n-2 बचा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2a प्लस d, और यहां क्या बचेगा, n-1 बचेगा। तो देखिए फिर से वही आ गया। तो इसका मतलब अब यहां लास्ट वाला स्टेप आप देख लीजिए एक बार, लास्ट में कौन सा है, ये इसका लास्ट टर्म है और ये भाई साहब इसके लास्ट टर्म है, इनको ऐड करेंगे आप तो क्या होगा, देखिए a और a क्या हो जाएगा, 2a, और a में कुछ नहीं है आगे, तो मैंने याद करो मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म को a प्लस 0d भी लिख सकते हैं, तो जहां a है वहां 0d अगर लिखोगे तो इनको ऐड करोगे तो a 2a, और n-1 इंटू डी में 0d ऐड करोगे तो n-1 इंटू डी ही आएगा। तो आप देख रहे हो पहली सीरीज आपने बनाई उसका फर्स्ट टर्म, दूसरी का फर्स्ट टर्म ऐड किया तो 2a प्लस n-1 इंटू डी आया।
फिर सेकंड और सेकंड को ऐड किया तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया। जब लास्ट को लास्ट में ऐड किया तब भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया। मतलब कि इनके बीच में जितने टर्म होंगे इन सब का सम आएगा वही 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये कितनी बार हुआ? ये कितनी बार हुआ? ये पहली बार हुआ, ये दूसरी बार हुआ, यही तीसरी बार होगा, यही n बार भी हुआ। देखिए ये n बार भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पहले का प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दूसरे दोनों का टर्म ऐड किया, फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ऐसे हुआ, फिर डॉट 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 कहाँ तक? n तक। n तक अगर गए हम, ठीक है, इनको n टर्म तक हमने ऐड कर लिया। तो इसका और यहां पर s और s को जब आप ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 2s। क्लियर है? तो अगर इनको ऐड करोगे आप, कितनी बार ऐड किया? n टाइम्स ऐड किया ना। यहां पे ऐसे लिख सकते हो n टाइम्स। तो अगर आपने इसको n टाइम्स ऐड किया तो ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू n, और इधर क्या आया? 2s। ठीक है, क्या आया? 2s। तो हम इसको थोड़ा सा रफ करना चाहेंगे और इसको फाइनल स्टेज तक लेकर जाना चाहेंगे। देखिए आया क्या? आया क्या? आया 2s इज इक्वल टू n और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो s की वैल्यू क्या आएगी? ये 2 डिवाइड में जाएगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो फार्मूला है सीधे सीधे इसी फार्मूले को क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई डेरिवेशन आपको पेपर में पूछा जाएगा, ये इसका जानना जरूरी है। लेकिन अब क्या है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बारे में डिस्कशन हुआ, s इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बारे में डिस्कशन हुआ। ये फार्मूला और an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला, ये nth टर्म फाइंड करने का है। ये सम ऑफ द टर्म्स इन एपी, जो टर्म्स एपी में हो उनका सम फाइंड करने का है। इन फार्मूलों को कैसे हमने जनरेट किया, कहां से निकाल के लाए, उसका तरीका अगर दिमाग में बैठता है, आप आभास करने लग जाते हो कि एपी एक्चुअली क्या है। इसमें S कौन सी बला है, N कौन सी बला है, A कौन सी बला है, इनका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, एक फील आ जाता है अंदर, एपी आपको महसूस होने लग जाती है। और जब कोई मैथ्स का टॉपिक आपको थोड़ा अंदर से महसूस होने लग जाता है तो फिर किताब में लिखे हुए क्वेश्चन बड़े आसान लगने लगते हैं। तो ये था हमारा एपी को लेकर के एक छोटी सी चर्चा की हमने। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे और फिर इन सब सारे कंटेंट का, इन सारे फार्मूलों का अच्छे से इस्तेमाल करते हुए हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लगातार करते रहेंगे। हाँ, एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। और अगर नहीं अच्छा लगा है फिर भी कीजिए, आगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस आपको अच्छे लगने वाले हैं, इससे बेहतर आपको मिलेंगे, इससे बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा, सब अच्छा लगेगा। चलिए मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।